धातु एवं अधातु की अभिक्रिया। पूरी वीडियो में हम धातु एवं अधातु की अभिक्रिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में उत्कृष्ट गैसों की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। चूंकि ये बात तो हमें पता ही है कि अलग अलग तरह के तत्व आपस में अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यौगिक का निर्माण परमाणु क्यों करता है। तो देखिए, परमाणु जो है अपनी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उत्कृष्ट गैसों की भांति करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि सभी परमाणुएं कोशिश करती हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैसों की तरह हो जाए, यानी उसकी बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो परमाणु हैं ये रासायनिक अभिक्रिया इसलिए करती हैं ताकि बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। इस कंसेप्ट को बारीकी से समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl का। NaCl जो है ये दो प्रकार के तत्व के यौगिक हैं। पहला तो है Na यानी सोडियम और दूसरा है Cl यानी क्लोरीन। अब आइए हम देखते हैं कि ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। तो सोडियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह इस प्रकार होता है कि उसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तृतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि सोडियम का जो परमाणु संख्या है वह है 11, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तृतीय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, यानी उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन में प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तृतीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, यहां पर सोडियम जो है वह क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। अब अभिक्रिया क्यों करेगा? इसका कारण यह है कि सभी परमाणुएं कोशिश करती हैं कि उसकी बाध्यतम कक्षा में, यानी जो एक्सटर्नल उसका जो ऑर्बिट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। क्योंकि उसका कोशिश ही रहता है कि उसकी बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही हो, 8 से कम न हो। तब देखिए, सोडियम का क्या है कि उसका जो थर्ड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम किसी अन्य को दे देता है तो उसके पास क्या रहेगा न, प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार सोडियम का टेंडेंसी ये रहेगा कि वह किसी और को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। जबकि क्लोरीन का क्या है कि उसका तृतीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता है, क्योंकि 7 जो है 7 इलेक्ट्रॉन को देना उसके लिए असंभव है। तो इसलिए उसकी टेंडेंसी क्या है क्लोरीन का कि वह किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने तृतीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा। तो यही कारण है कि सोडियम क्या करता है कि वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। तो इस प्रकार जब 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दे देता है क्लोरीन को तो सोडियम बन जाता है सोडियम आयन, यानी Na+। Na+ क्यों बनता है? क्योंकि जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो उसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1 अधिक हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कम होती है। तो यही कारण है कि ये सोडियम आयन बन जाता है, यानी Na+ बन जाता है। जबकि क्लोरीन क्या करता है कि जब वह 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की तुलना में 1 अधिक होती है, इसीलिए क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से सोडियम धनायन बनाता है, जबकि क्लोरीन जो है वह ऋण आयन बनाता है। तो इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो जाता है तो सोडियम आयन के प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि क्लोरीन आयन में क्या होता है कि प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तृतीय कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार दोनों परमाणु अपने बाध्यतम कक्षा में 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है।
इस प्रकार जब धनायन और ऋणायन बन जाता है तो सोडियम आयन जो है वह क्लोरीन आयन के साथ जुड़ जाता है। कारण क्या है कि सोडियम में धन आवेश होता है जबकि क्लोरीन में ऋण आवेश होता है, और अलग अलग प्रकार के आवेश होने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार एक अणु का निर्माण होता है जिससे हम कहते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड जो है वह एक ऐसा यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर के कारण बनता है। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgCl2। इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस में हिस्सा लेता है, और मैग्नीशियम को हम Mg द्वारा इंडिकेट करते हैं और क्लोरीन को Cl द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम का एक परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु हिस्सा लेता है। अब मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या है वह है 12, इसलिए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन द्वितीय कक्षा में और 2 इलेक्ट्रॉन तृतीय कक्षा में होंगे। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, यानी क्लोरीन के एक परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 17 इलेक्ट्रॉन में प्रथम 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वह प्रथम कक्षा में होगा, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा और तृतीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी प्रकार दूसरा क्लोरीन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह भी ऐसा ही होगा। तो अब देखिए मैग्नीशियम का टेंडेंसी रहेगा कि वह 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे और उसका बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाए। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन परमाणु का टेंडेंसी ये रहेगा कि वह किसी और से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर उसका बाध्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। यानी इस सिचुएशन में मैग्नीशियम का कोशिश रहता है कि वह 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, और दोनों क्लोरीन परमाणु का टेंडेंसी रहता है कि दोनों क्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार का जब सिचुएशन बन जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो मैग्नीशियम क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन और उस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार मैग्नीशियम आयन बनता है और क्लोरीन आयन बनता है। यहां पर मैग्नीशियम का आयन 1 बनता है लेकिन क्लोरीन का आयन 2 बनता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर के कारण मैग्नीशियम आयन का निर्माण होता है, जिससे हम Mg+ द्वारा इंडिकेट करेंगे। डबल प्लस इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम का जो परमाणु है ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण इस आयन को हम Mg+ द्वारा इंडिकेट करेंगे। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन आयन भी निर्माण होता है जिसकी संख्या है 2। तो इस प्रकार मैग्नीशियम आयन जो बनता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होती है कि इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक इसी प्रकार क्लोरीन आयन जो है इसकी प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तृतीय कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगला क्लोरीन आयन के लिए भी लागू होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जब कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है तो मैग्नीशियम आयन बनता है और क्लोरीन आयन बनता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के एक अणु के निर्माण के लिए 3 आयन जिम्मेदार होते हैं। पहला आयन है Mg++, दूसरा आयन है Cl- और तीसरा आयन भी है Cl-। इस प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 के एक अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार एक धातु और एक अधातु के बीच इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर होने के कारण यौगिक का निर्माण होता है, और इस तरह के यौगिक को हम आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। इसी वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे आयनिक यौगिक एवं उनके गुणधर्म। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक का निर्माण होता है उससे आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि धातु और अधातु मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है कि धातु के जो परमाणु होते हैं वे अधातु के परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से
यौगिक का निर्माण होता है। तो इस तरह के जो यौगिक होते हैं वैसे यौगिक को ही आयनिक यौगिक कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। इस प्रकार के अनेक यौगिक हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे यौगिकों के भौतिक प्रकृति की। धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। देखिए, आयनिक यौगिक की अगर अणु की हम बात करें तो इसके अणु में दो तरह के आयन होते हैं, धनायन और ऋण आयन। तो इस प्रकार दो प्रकार के आयन अपने आकर्षण बल के कारण मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं और इसी आकर्षण बल के कारण इस तरह के यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। ऐसे यौगिक भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह के यौगिक पर अगर थोड़ा दाब डाला जाए तो इस तरह के यौगिक टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। अब हम एक नजर डालते हैं ऐसे आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक पर। चूंकि धनायन एवं ऋणायन के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो चूंकि इस तरह के धनायन और ऋणायन जब मजबूत आकर्षण बल के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो इस बल को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और यही कारण है कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं उसका गलनांक और क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही उच्च होते हैं। घुलनशीलता। ऐसे आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं जबकि केरोसिन, पेट्रोल इत्यादि द्रव में अघुलनशील होते हैं। तो जो आयनिक यौगिक होते हैं ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन तेल में यानी केरोसिन तेल, पेट्रोल या किसी भी प्रकार के तेल में इस तरह के यौगिक घुलते नहीं हैं यानी अघुलनशील होते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आयनिक यौगिकों की विद्युत चालकता। किसी पदार्थ में विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं जिससे हम कंडक्टर यानी सुचालक कहते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इस तरह के पदार्थ को हम कुचालक कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ विद्युत का सुचालक होगा या फिर कुचालक होगा, ये इस बात पर निर्भर करती है कि उस पदार्थ में आवेशित कणों की गतिशीलता है या नहीं। अगर उस पदार्थ में आवेशित कणों में गतिशीलता है तो वह सुचालक होगी, और अगर आवेशित कणों में गतिशीलता नहीं है तो वह सुचालक नहीं बल्कि कुचालक होगी। आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन मजबूती से जुड़े होते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आयनिक यौगिक जो होते हैं उसमें धन आयन और ऋण आयन मजबूती से आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं। जब इन यौगिकों को जल में घोल दिया जाता है तो धन आयन और ऋण आयन गति करने के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम आयनिक यौगिक का ठोस रूप को जल में घोल देते हैं तो होता क्या है कि ये जो आयन है यानी धन आयन और ऋण आयन ये फ्री हो जाते हैं और ये सॉल्यूशन में यानी घोल में इजीली मूव करने लगते हैं। इसीलिए आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, जबकि इसका ठोस अवस्था विद्युत का चालन नहीं करता है और वह कुचालक होता है। ऐसे यौगिकों का गलित अवस्था यानी मेल्टेड फॉर्म भी विद्युत का चालन करता है, क्योंकि गलित अवस्था में भी आयन गति कर सकते हैं। अब देखिए सवाल यह उठ रहा है कि आयनिक यौगिक सुचालक हैं या कुचालक। तो देखिए आयनिक यौगिक सुचालक होगा या कुचालक होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस अवस्था में है।
अगर ये जलीय विलयन के अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन करेगा। अगर ये ठोस अवस्था में है तो ये विद्युत का चालन नहीं करेगा। और अगर ये गलित अवस्था में है यानी मल्टेड फॉर्म में है तो भी ये विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि गलित अवस्था में भी धनायन और ऋणायन आसानी से गति कर सकते हैं। इसीलिए गलित अवस्था में भी ऐसे यौगिक विद्युत का सुचालक होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने की। और आप इस वीडियो को अपने सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो से लाभ उठा सके। और आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।